तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा चुनाव की। जी हां, राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने वाले हैं और इसके नामांकन की आखिरी तारीख कल यानी कि 31 मई है। इन सीटों के लिए भाजपा ने 16 और कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की लिस्ट कल देर रात जारी कर दी है। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इनमें 5 महिलाएं हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को कर्नाटक और पीयूष गोयल को महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया गया है। देर रात कांग्रेस ने भी 10 नामों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश से विवेक तनखा, हरियाणा से अजय माकन, राजस्थान से रणदीप सिंह सुरजेवाला, तमिलनाडु से पी चिदंबरम को उम्मीदवार बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कुल 5 सीटें हैं। इनमें से 2 सांसद रामविचार नेताम एवं छाया वर्मा का कार्यकाल 29 जून को समाप्त हो रहा है। इन दोनों सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ प्रवक्ता राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को उम्मीदवार बनाया है। रंजीत बिहार के नेता राजेश रंजन की पत्नी है और अभी कांग्रेस प्रवक्ता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सदस्य हैं। इनमें से कांग्रेस के 71, बीजेपी के 14, जोगी कांग्रेस के 3 तथा बसपा के 2 विधायक इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। वोटिंग मतपत्रों के जरिए होगी। विधानसभा में सीटों के हिसाब से राजीव और रंजीत का चुना जाना भी तय है, यानी अब छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के 4 राज्यसभा सांसद हो जाएंगे। भाजपा से सिर्फ सरोज पांडे ही राज्यसभा में है। और अब बात करते हैं रायपुर की, जहां चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं उसकी तस्वीर आपको इस खबर के साथ मिल जाएगी। जी हां, रायपुर के देवेंद्र नगर इलाके के ऑफिसर्स कॉलोनी में हुई चोरी। 2 आईपीएस समेत सचिव स्तर के अफसर के घर पर एसी का कॉपर वायर ही चोरी करके ले गए चोर। देवेंद्र नगर के ऑफिसर्स कॉलोनी में सीएस के साथ ही कई आईएएस रहते हैं। यह हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है और इस चोरी के बाद एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी से चोरी की 25 मीटर कॉपर वायर भी जब्त की गई है। तो रायपुर कितना सुरक्षित है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, देवेंद्र नगर इलाका जहां पर ऑफिसर्स कॉलोनी है, हाई सिक्योरिटी जोन इसे माना जाता है। कई आईपीएस के साथ ही सचिव स्तर के लोग यहां पर रहते हैं, ऑफिसर्स रहते हैं, लेकिन इस इलाके में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। अफसरों के घर से एसी का कॉपर वायर चोरी हुआ। देवेंद्र नगर के ऑफिसर्स कॉलोनी में सीएस के साथ ही कई आईएएस हाई सिक्योरिटी जोन में रहते हैं। चोरी के बाद एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया और आरोपी के पास से बताया जा रहा है कि 25 मीटर कॉपर वायर भी जब्त किया गया है। जो एसी का कॉपर पाइप होता है उसको चोरी कर लिया था। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसके जो प्यून है उसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद से पतासाजी में हमारी टीम लगी थी। इसमें जो घटना कारित करने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो चोरी किया हुआ कॉपर का पाइप था उसको भी बरामद कर लिया गया है और गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। रायपुर के देवेंद्र नगर इलाके की जो ऑफिसर्स कॉलोनी है वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 आईपीएस समेत सचिव स्तर के जो ऑफिसर्स हैं उनके घर से उनके घर पर जो एसी लगा रहता है उसके कॉपर वायर की चोरी की गई है। हाई सिक्योरिटी जोन है, यहां पर ढेर सारी सिक्योरिटी रहते हैं। इवन जो आम जनता है वहां पर उन्हें नहीं जाने दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी किस तरह से चोरों ने यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया है, ये एक बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे। इससे पहले भी आपको बता दें, रायपुर में अलग अलग क्षेत्रों में हमने देखा है कि किस तरह से लगातार लूट की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ऐसे कि जब रायपुर का हाई सिक्योरिटी जोन ही जब सुरक्षित नहीं है तो फिर जो दूसरी कॉलोनीज है, दूसरे मोहल्ले हैं, वो कैसे सुरक्षित होंगे। आपको बता दें, देवेंद्र नगर का यह हाई सिक्योरिटी जोन है। यहां पर ना सिर्फ सीएस के साथ ही सचिव स्तर के ऑफिसर्स रहते हैं, बल्कि आगे जाने के बाद कुछ विधायकों के बंगले भी हैं और इस लिहाज से यहां पर सिक्योरिटी पूरी मुस्तैद रहती है। लेकिन बड़ा सवाल, जब सिक्योरिटी इतनी मुस्तैद रहती है तो फिर इस वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। बड़ी खबर आपको अंबिकापुर से बता दें, जहां दरिमा इलाके के पोड़ी खुर्द बांध में एक बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि रविवार को बांध पर पिकनिक मनाने के लिए 6 दोस्तों का ग्रुप गया था। अभिनव लकड़ा और जीशान इस दौरान बांध में डूब गए। एक की लाश मिल चुकी है, दूसरे युवक का अब तक पता नहीं चल पाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस, गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम तलाशी अभियान चला रही है और बताया जा रहा है कि आज एक बार फिर से सुबह थोड़ी ही देर में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। तो अंबिकापुर में एक ही दर्दनाक हादसा हुआ। रविवार को 6 दोस्त घूमने के लिए गए थे बांध में। उस दौरान 2 युवक
डूब गए। एक की लाश बरामद की गई है, वहीं दूसरे का अब तक पता नहीं चल पाया है। आज सुबह एक बार फिर से रेस्क्यू की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस, गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम यहां पर मुस्तैद है और कोशिश यही कि जल्द से जल्द जो दूसरा युवक डूबा है उसे बचाया जा सके, वो सही सलामत उसे वापस लाया जा सके। अंबिकापुर के दरिमा इलाके के पोड़ी खुर्द बांध में यह हादसा हुआ। रविवार को 6 दोस्तों का ग्रुप संडे पिकनिक मनाने के लिए गया था और उस दौरान यहां पर यह दर्दनाक हादसा हो गया। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं अंबिकापुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक से। अभिषेक, ताजा तस्वीर कैसी है? क्या रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है? देखिए, रेस्क्यू के लिए कुछ ही देर में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन कल जो है करीब 2 से 3 घंटे तक रेस्क्यू किया गया था और जिसमें से एक जो शव था वो बरामद कर लिया गया, लेकिन एक व्यक्ति जो एक युवक है उसका शव अब तक बरामद नहीं किया गया है। ये पूरा मामला दरिमा थाना क्षेत्र के पोड़ी खुर्द इलाके का है, जहां पर जो 6 जो दोस्त थे वो अपने पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे और जो दो दोस्त बताए जा रहे हैं, जिसमें एक अभिनव लकड़ा बताया जा रहा है, एक जिशान बताया जा रहा है। ये जब बांध में उतरे थे तो अचानक ये लोग डूबने लगे और जब उसके साथी दोस्तों ने इसको देखा तो आसपास के लोगों को सूचना दी और आसपास के लोगों ने तत्काल उन दोनों युवकों को बचाने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। ऐसे में इसकी सूचना पुलिस और रेस्क्यू टीम को दी गई थी और एक जो शव है वो बरामद कर लिया गया है, लेकिन जो जिशान जो कि अंबिकापुर के का ही रहने वाला बताया जा रहा है, उसकी अब तक तलाश जारी है और उसे ढूंढ नहीं पाया है। तो अभी कुछ ही देर में रेस्क्यू की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ढूंढने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस घटना के बाद से इलाके में मातम पसरा हुआ है और जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए अभिषेक। तो IBC 24 का परिवार भी जो कल डूबने से जिनकी मृत्यु हो गई है उनके प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त करता है, उनके परिवार के प्रति। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश से बड़ी खबर का, जो कि आपसे जुड़ी हुई है। सावधानी सुरक्षित आपको बनाने के लिए, आपको रखने के लिए। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मंकी पॉक्स को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की है। लक्षण और इलाज के बारे में इस एडवाइजरी के जरिए जानकारी दी गई है। कोरोना की तरह मंकी पॉक्स भी वायरल डिजीज है, मरीज को आइसोलेट करके इलाज किया जाता है। इसके साथ ही लक्षण क्या होंगे, उसका इलाज किस तरह से होगा, इस एडवाइजरी में पूरी जानकारी दी गई है। सभी कलेक्टर, CMHO, सिविल सर्जन को इसके लिए बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है और आम जनता से भी हमारी यही अपील कि अगर आपको भी मंकी पॉक्स के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत हॉस्पिटल आप जाए, डॉक्टर के पास जाए, लापरवाही ना बरते, क्योंकि लगातार ये भी जो बीमारी है तेजी से फैल रही है। हालांकि अभी तक भारत में कोई केस डिटेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन उससे पहले ही मध्य प्रदेश में एहतियातन एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो कोरोना के कहर के बाद अब पूरे ही दुनिया में मंकी पॉक्स का कहर देखने को मिल रहा है। उससे पहले मध्य प्रदेश को सतर्क करते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं हमारी सहयोगी नीलम से। नीलम, अभी तक हमने कोरोना का कहर देखा और अब कुछ वैसे ही दस्तक मंकी पॉक्स भी दे रहा है। मध्य प्रदेश में इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया, एडवाइजरी जारी की गई है। क्या कुछ लिखा हुआ है इस एडवाइजरी में और कैसे इससे बचा जा सकता है, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल कोरोना के कहर के बाद अब जो है मंकी पॉक्स डराने लगा। अगर हम अब तक बात करें तो 21 देशों में धीरे धीरे मंकी पॉक्स पैर पसार रहा है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ ही दिनों पहले जो है मध्य प्रदेश को अलर्ट कर रखा था और ये कहा था कि जितने भी एयरपोर्ट है, खासतौर पर भोपाल और इंदौर के जो एयरपोर्ट है, वहां पर निगरानी की खासी व्यवस्था की जाए। इसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, कलेक्टर्स और सिविल सर्जन है, उनको एडवाइजरी जारी करते हुए जो भी लक्षण होते हैं मंकी पॉक्स के, किस तरीके से इलाज किया जा सकता है, संदिग्ध हम किसे मान सकते हैं, इन करीब 7 बिंदुओं को लेकर के एडवाइजरी जारी करी है। अगर हम लक्षण की बात करें या इलाज की बात करें तो एडवाइजरी में ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें बुखार आ रहा हो, उसके साथ ही साथ शरीर में छोटे छोटे दाने बढ़ रहे हो जो धीरे धीरे घाव का रूप ले रहे हो, ऐसे व्यक्ति को संदिग्ध माना जाएगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो किसी मंकी पॉक्स संदिग्ध मरीज के संपर्क में आए हो, इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ये जो जिन देशों में मंकी पॉक्स फैल रहा है वहां की यात्रा 21 दिन के आसपास की हो, ऐसे लोगों को संदिग्ध माना जाएगा।
जाएगा। अगर हम लक्षण की बात करते हैं तो शरीर में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, आमतौर पर सर्दी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द और शरीर में छोटे छोटे चेचक के जैसे दाने होने लगते हैं। तो ये इसके मुख्य लक्षण माने जा रहे हैं और ये दाने घाव का रूप ले लेते हैं जो शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित करते हैं। हालांकि इसके अगर हम इलाज की बात करें तो भारत में चेचक का जो टीका है मंकी पॉक्स के लिए वो कारगर साबित जो है ऐसा माना जाता है। पर फिर भी अगर इलाज की बात करें तो इसका इलाज भी कोरोना संक्रमण मरीज की तरह ही आइसोलेट करके किया जाता है। तो एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि यदि ऐसे किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध माना जाता है उसे तुरंत ही आइसोलेट किया जाए, डॉक्टर से उसका आइसोलेट होकर ही इलाज करें और जो उसके सैंपल हैं वो पुणे की जो वायरोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब है वहां पर भेजकर इसकी जांच करवाई जाए। तो तमाम करीब 7 बिंदुओं पर यह एडवाइजरी जारी की गई है और सभी को सतर्क रहने के लिए कहा गया है ताकि अगर किसी को भी थोड़े भी लक्षण दिखाई देते हैं तो उसका तुरंत उसको आइसोलेट करके उसका इलाज किया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना फैलता है उसी तरीके से मंकी पॉक्स भी एक वायरल डिसीज है और ये भी जो है एक व्यक्ति बिल्कुल नीलम, कोरोना की ही तरह मंकी पॉक्स अब कहर ना बर पाए और उस लिहाज से पहले से ही सतर्कता बरतते हुए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। दर्शकों से भी यही अपील कि वो भी सावधानी बरते। शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नौतपे में भी बारिश का दौर जारी है। कहीं पर इस बारिश के बाद हमने राहत देखी तो कहीं यही बारिश आफत बन चुकी है। जी हां, बड़ी खबर आपको बलरामपुर जिले से बता दें। जशपुर की सीमा पर स्थित बुजुर्डी में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। 7 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका शंकरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। जशपुर के बगीचा और अन्य क्षेत्र के लोग रविवार को साप्ताहिक बाजार पहुंचे थे जहां अचानक बारिश शुरू हो गई। वहीं बारिश से बचने के लिए लोगों ने एक होटल का सहारा लिया और उसी साप्ताहिक बाजार में संचालित होटल में आकाशीय बिजली गिर गई जिससे मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं इलाज के लिए ले जाते समय 12 साल की बच्ची की मौत हो गई है। घायलों में कई बच्चे भी शामिल हैं जिसमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं ज्यादातर घायलों को इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया। बाजार में गए थे लोग और वहाँ मतलब लाइटनिंग बिजली कड़का, इसकी वजह से 3 लोगों की मृत्यु होगी, 2 की स्पॉट डेथ होगी थी, एक रास्ते में हॉस्पिटल आने के बाद हुआ और 2 की कंडीशन जो भी है 50% से ऊपर बर्न है, जिसको अंबिकापुर रेफर किया जा रहा है। दीपिका विस्तार परियोजना के इंजीनियर एनके तिवारी 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए और वहां से कूदने की धमकी देने लगे। इंजीनियर ने कहा कि परियोजना के अधिकारी उसे परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, इसलिए उसे अब जीना ही नहीं है। जब इस बात की जानकारी विभाग के अधिकारियों को मिली तो वो मौके पर पहुंचे, साथ ही पुलिस को भी बुलाया गया। पुलिस और अधिकारी धीरे धीरे टंकी पर चढ़े और इंजीनियर को समझाया, तब जाकर वो शांत हुआ। फिर करीब 1 घंटे की ज्यादा की मशक्कत के बाद इंजीनियर को नीचे उतारा गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कर्मचारी उनका चढ़ गया था, उसमें से जीएम साहब आए, बातचीत किए, टंकी ऊपर से उतार के वो अपना विभाग मसला था तो चले गए शांति। इसी बीच बड़ी खबर आपको मुरैना से बता दें। पिस्टल की नोक पर युवक से मारपीट की गई है। बेल्ट और डंडों से युवक को मारा गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महुआ थाने इलाके के कसमड़ा गांव की घटना। तो एक बार फिर से मुरैना की तस्वीरें जहां पर बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद। पिस्टल की नोक पर युवक से मारपीट की गई है। बेल्ट और डंडों से भी युवक के साथ मारपीट की गई। तस्वीरें आप देखिए, सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। कितनी बेदर्दी के साथ उस युवक को पीटा जा रहा है। आप देखिए, लात घूंसे चलाए जा रहे हैं। बेल्ट और डंडों से भी युवक के साथ मारपीट की गई है। महुआ थाना इलाके के कसमगड़ा का ये मामला। तो देखिए, युवक को ना सिर्फ धमकाया जा रहा है पिस्टल की नोक पर, आप देख सकते हैं इस युवक के हाथ में आपको बंदूक भी नजर आ रही होगी और उसके हाथ में डंडा भी आप देख पा रहे होंगे। बेल्ट और डंडों से युवक की मारपीट की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सत्येंद्र से। सत्येंद्र, एक बार फिर से मुरैना की वही तस्वीरें जो लगातार हमें चौंका रही है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है मुरैना में। बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो पंचायत चुनाव की घोषणा होने के बावजूद भी जब हथियार जो शस्त्र लाइसेंसी रहते हैं वो कहीं ना कहीं निलंबित किए जाते हैं और वो जमा कराए जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर पुलिस जो दावे कर रही है कि अवैध हथियार भी नहीं है, तो जिस तरीके से वो युवक है वो बेल्ट में एक पिस्टल लगाए हुए और साफ तौर से एक युवक है जिसकी मारपीट की जा रही है और काफी अगर देखा जाए तो डंडे और बेल्ट है उनसे और 2 युवक लगातार उसकी मारपीट कर रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये कई बड़े सवाल सामने निकल कर आते हैं कि या तो पुलिस की जो बात की जाए वो कहीं ना कहीं
जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में या अपराधियों को जिस तरीके से बेखौफ छोड़ा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं और लगातार देखने में इस तरीके के जो वीडियो है वो लगातार। सत्येंद्र, इस वीडियो के आधार पर किसी की गिरफ्तारी हुई या कार्रवाई हुई क्या? नहीं, बिल्कुल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी तक पुलिस ने ना तो कोई कार्रवाई की है, ना ही इस पर कोई किसी की गिरफ्तारी की पाई है। हालांकि जो बताया जा रहा है कि पुलिस जिस तरीके के दावे कर रही है कि जो मारपीट का मामूली सा वीडियो है और मारपीट की मामला दर्ज कराकर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से सरेआम पिस्टल पैंट में लगा के और बेल्ट और डंडों से जिस तरीके से मारपीट की जा रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आर्म्स एक्ट की मामले दर्ज किए जा सकते हैं और भी कई जा रहा है। तो देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती तभी एक के बाद एक इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर दौरे पर रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस दौरान 56 दुकान पहुंचे। पाव भाजी के साथ ही कई व्यंजनों का उन्होंने लुत्फ उठाया। उनकी पत्नी साधना सिंह भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थी। 56 दुकान पहुंचे और वहां पर उन्होंने अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ उठाया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देर रात की तस्वीरें। सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर दौरे पर थे, वहां पर उन्होंने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी ली और उसके बाद वो पहुंचे 56 दुकान, जो कि बहुत मशहूर है इंदौर में खाने पीने के लिए। पत्नी के साथ 56 दुकान पहुंचे और वहां पर पाव भाजी के साथ दूसरे व्यंजनों का उन्होंने लुत्फ भी उठाया। तो इंदौर के रंग में रंगे हुए नजर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान। अपनी पत्नी के साथ इंदौर दौरे पर वो रहे और आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम इस दौरान वहां पर उमड़ा। उनका जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन की शुरुआत होने जा रही है। 3 चरणों के लिए आज से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। 6 जून तक नॉमिनेशन होगा और 10 जून को नाम वापसी का आखिरी दिन होगा। 2780 क्लस्टर में नामांकन लिए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। 3 चरणों के लिए अलग अलग जो चुनाव की तिथि है उनके लिए नामांकन की शुरुआत आज से होने जा रही है। 6 जून तक ये महत्वपूर्ण तारीख, 6 जून तक नामांकन भरे जाएंगे और उसके बाद 10 जून को अगर किसी भी कैंडिडेट को नाम वापस लेना है तो 10 जून आखिरी दिन होगा। 2780 क्लस्टर में नामांकन लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 2 सबसे बड़े अस्पताल और मेडिकल कॉलेज मेकाहारा और डीकेएस अस्पताल में बड़ी संख्या में डॉक्टर और चिकित्सा शिक्षक संविदा पर काम कर रहे हैं। संविदा चिकित्सकों के लिए संविलियन प्रक्रिया लागू नहीं किए जाने की वजह से वो नाराज भी हैं। अदालत के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के संविदा चिकित्सा शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन इस प्रक्रिया से रायपुर मेडिकल कॉलेज के संविदा शिक्षकों को बाहर कर दिया गया। अब तर्क दिया जा रहा है कि कॉलेज में कई सालों से शिक्षक पढ़ा रहे हैं, इसलिए इनकी नौकरी लगभग नियमित की ही तरह है, इसलिए उन्हें नियमित नहीं करने से बहुत ज्यादा समस्या नहीं आएगी। आपको बता दें, रायपुर के मेडिकल कॉलेज में करीब 150 संविदा चिकित्सा शिक्षक काम कर रहे हैं। इसी तरह डीकेएस अस्पताल में एमसीएच का कोर्स संचालित किया जा रहा है और यहां कार्यरत 95% चिकित्सक संविदा आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नैतिक हक है कि वो सरकार से अपने लिए न्याय की मांग करें और आने वाले दिनों में भूपेश बघेल जी की सरकार इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक मानवीय रूप अपनाकर इसमें कुछ हल निकालेगी, ऐसा उम्मीद चिकित्सा शिक्षकों को भी है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस संगठन की तरफ से बात कही गई है तो इस पर विचार जरूर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। जी हां, कांकेर में जनजाति सुरक्षा मंच ने डिलिस्टिंग की मांग को लेकर आम सभा और विशाल रैली का आयोजन किया। सुरक्षा मंच का कहना है कि संविधान में बदलाव किया जाए जिसमें कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति धर्मांतरण के बाद आरक्षण का लाभ न ले सके। इसी मांग के साथ हजारों की संख्या में आदिवासी ने कांकेर में रैली की। बीजेपी नेता और जनजाति सुरक्षा मंच से जुड़े भोजराज नाग ने कहा कि बस्तर से लेकर जशपुर तक डिलिस्टिंग की मांग को लेकर जो आवाज उठ रही है उसे दबाया नहीं जा सकता। उधर महासमुंद में भी जनजाति सुरक्षा मंच ने पटवारी कार्यालय के सामने सभा का आयोजन कर धर्मांतरित आदिवासियों को आरक्षण न देने की मांग की।
दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धर्मांतरण का मुद्दा फिर उठ चुका है और उसके साथ डिलिस्टिंग की मांग उठाई जा रही है। धर्मांतरण के विरोध में कांकेर में रैली निकाली गई, तो वहीं महासमुंद में भी एक सभा का आयोजन किया गया। इन दोनों ही सभाओं का जो मुख्य मांग रही वो ये कि अगर कोई अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग धर्मांतरण करते हैं तो उसके बाद उन्हें आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। तो वहाँ के जो पूजा पाठ अगर हमारे समाज अलग धर्म में चले जाते हैं तो हमारे आदिवासी। और अब बात करते हैं मैनपाट की, जहां लगातार हम देख रहे हैं कि हाथी किस तरह से उत्पात मचा रहे हैं। मैनपाट में 15 हाथियों का दल जमकर उत्पात मचा रहा है। मैनपाट के बरडांड और बरवावली रिहायशी इलाकों में घुस करके जो एक हाथी है वो अपने दल से बिछड़ गया है और यहां पर जमकर उत्पात मचा रहा है। हाथी ने ग्रामीणों के मकानों को तोड़कर उनमें रखे अनाज को भी चट कर दिया। साथ ही हाथियों ने ग्रामीणों के गर्मी में तैयार होने वाली धान की कई एकड़ फसल को तबाह कर दिया है। वन विभाग ने ग्रामीणों को गांव में महुआ शराब बनाने के लिए मना किया है, क्योंकि इसके सुगंध से हाथियों का दल रिहायशी इलाके की ओर बढ़ रहा है। साथ ही ग्रामीणों के लिए आंगनबाड़ी भवन भी वहां पर व्यवस्था की गई है ताकि रात में ग्रामीण हाथियों से सुरक्षित रहें। राजस्व विभाग एवं वन विभाग की द्वारा संयुक्त रूप से हाथियों के दल का निगरानी किया जा रहा है तथा उन पर उनके द्वारा जो नुकसान किया जा रहा है उस पर त्वरित रूप से सर्वेक्षण कर मुआवजा का प्रकरण बनाया जा रहा है। हाथियों के बाद अब बात कर लेते हैं भालू की। तो रीवा के बैकुंठपुर के नवाडी इलाके में एक भालू के कुएं में गिरने के बाद प्रशासन की टीम ने उसका रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की टीम ने पहले भालू को बेहोश किया और उसके बाद उसका रेस्क्यू किया। कुएं से बाहर निकलने के बाद वन विभाग का अमला भालू को मुकुंदपुर के जंगल ले जा रहा है, जहां पर अब उसे रखा जाएगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रीवा की तस्वीरें हैं जहां पर एक भालू अचानक कुएं में गिर गया। उसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पहले काफी कोशिश की गई भालू को निकालने के लिए, लेकिन फिर भालू को बेहोश किया गया। रस्सी के सहारे से उसे कुएं से बाहर निकाला गया और फिर उसे मुकुंदपुर के जंगलों में छोड़ दिया गया। नगर निगम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर कार्रवाई को लेकर दोहरा रवैया अपना रहा है। आम लोगों को इसके लिए 7 दिनों के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की चेतावनी दी जा रही है। व्यापारिक संस्थानों से इसके लिए 7-7 हजार रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है, लेकिन रायपुर जिले के ज्यादातर सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ही नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि लोगों से जुर्माना वसूलने वाले नगर निगम के मुख्यालय में ही वाटर हार्वेस्टिंग खराब पड़ा है। कलेक्टर कार्यालय के बगल में पंजीयक ऑफिस, कृषि उप संचालक कार्यालय, नगर निगम के जोन ऑफिस, जिला अस्पताल जैसी जगहों में भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम खराब पड़े हैं। वहीं पूरे रायपुर की बात करें तो 495 भवनों में से 170 में ही सिस्टम लगा नहीं है। रायपुर नगर निगम के अंदर भी हम लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था बनाई है। वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए भी 1500 के ऊपर बिल्डिंग है जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अंदर आते हैं, वहाँ सभी जगह में वाटर हार्वेस्टिंग मकानों में लगाया जाए। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, सब में लगाया जाए, गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं वाटर हार्वेस्टिंग रायपुर शहर के जो भूजल स्तर को बढ़ाने का एक प्रयास होगा। हमारी टीम द्वारा जो है विशेष तौर पर इसमें कार्य किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पे भी ऐसे हमको प्राप्त हो रहा है कि जहाँ RWS नहीं है वहाँ पर हम लोग बनवा रहे हैं और रीफंक्शनल करने के लिए। और आज ही जैसे है हमारे यहाँ से 2 जगह पर 5-5 हज़ार का जुर्माना जो है किया गया है। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए हमारा खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर वाणी हमर गुण में सहयोगी रचना के साथ।